दोस्तों, आज हम भारत की शिक्षा के विकास के बारे में जानेंगे। यह जानकारी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अपितु यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भी जानना आवश्यक है कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक शिक्षा के स्वरूप में समय समय में क्या परिवर्तन आए। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा की मुख्य पद्धति थी, जिसमें छात्र या शिष्य गुरु के साथ एक ही घर में रहकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त किया करता था। गुरुकुल परंपरा हिंदू धर्म के साथ जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म में भी अपनाई गई है। गुरुकुल में छात्र रोजमर्रा के जीवन में गुरु की मदद करते थे, जिससे आध्यात्मिक शिक्षा के कारण आत्म अनुशासन का विकास तो होता ही था, साथ ही सांसारिक दैनिक घरेलू काम भी सीख जाते थे। आमतौर पर गुरु अपने घर पर रह रहे शिशु से कोई शुल्क नहीं लेते थे, परंतु शिक्षा के अंत में शिष्य द्वारा गुरुकुल छोड़ने से पहले गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु का सम्मान एवं धन्यवाद प्रकट करने की परंपरा थी। गुरुकुल में रहने के कारण छात्र अपने घरों से सालों तक एक खिंचाव में रहते थे, जिससे छात्र अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो जाते थे। लगभग 515 ईसा पूर्व तक्षशिला एशिया का मुख्य व्यापारिक मार्ग के चौराहे पर था। तक्षशिला में स्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, जिसमें भारत के अलावा फारसी, अचमेनिद साम्राज्य के लोग, चीन, बेबीलोन, सीरिया, ग्रीस आदि के लोग अध्ययन को आते थे। इनकी जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है। अचमेनिद साम्राज्य का हिस्सा 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य का हिस्सा बन गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में विज्ञान, चिकित्सा, कला, धर्म एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों के साथ तीरंदाजी और ज्योतिष विषय भी पढ़ाए जाते थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में तोड़मार के विनाश ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर रोक लगा दिया। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वैदिक अध्ययन के उच्च औपचारिक तरीके से 6वीं शताब्दी में नालंदा गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में खड़ा खुला और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन रहा। नालंदा के पाठ्यक्रम में वेद, तर्क, संस्कृत, व्याकरण, चिकित्सा एवं सांख्य विषयों का अध्ययन कराया जाता था। 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से जानकारी मिली कि नालंदा में 11 मठों और 6 ईंट मंदिरों का 12 हेक्टेयर कुल 30 एकड़ क्षेत्र था। 25 नवंबर 2010 को भारत सरकार ने संसद के एक विधेयक के माध्यम से प्राचीन विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया। वास्तव में नालंदा प्राचीन महाविहार एक श्रद्धेय बौद्ध मठ था, जो भारत के प्राचीन राज्य मगध या वर्तमान बिहार में स्थित था। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 783 से 820 ईस्वी में पाल साम्राज्य के दौरान विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में की थी। यहाँ दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा, भारतीय तर्कशास्त्र आदि विषयों को पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ सीखने की सबसे महत्वपूर्ण शाखा बौद्ध तंत्र था। वर्तमान भोपाल को भोजपाल कहा जाता था, जो कि परमार वंश के राजा भोज द्वारा बसाई गई थी। राजा भोज का शासन 1010 से 1055 ईस्वी तक माना जाता है। राजा भोज ने अपनी राजधानी धार नगरी में संस्कृत विद्यालय एवं सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी। मध्यकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र मदरसा बना। मदरसा अरबी शब्द है। इसमें मुख्य रूप से इस्लामी कानून एवं न्याय शास्त्र के साथ अन्य विषयों को सिखाया जाता है। इस संस्था की उत्पत्ति को व्यापक रूप से 11वीं शताब्दी में सेल्यूकस के तहत एक निजाम अल मुल्क श्रेय दिया जाता है, जो ईरान, मेसोपोटामिया और खरासान में आधिकारिक मदरसों के पहले नेटवर्क के निर्माण के लिए जिम्मेदार था। मदरसा शिक्षा का पहला संस्थान सफा नामक एक पहाड़ी के पास जैद बिन अरकाम की संपत्ति में था, जहां मोहम्मद शिक्षक थे और छात्र उनके अनुयायी थे। मदरसे के पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, फरीज,
वंशावली के उपदेश थे। प्राथमिक चिकित्सा, घुड़सवारी, युद्ध कला, लिखावट, सुलेख, एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण किया जाता था। मध्यकाल में हिंदू स्कूलों में संस्कृत शिक्षा का माध्यम था, वहीं मुस्लिम धर्म के मकतबों में फारसी अक्षर शिक्षा का माध्यम था तथा एक नया माध्यम उर्दू बना। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को मुस्लिम काल के अंतर्गत प्रमुख विकास मिला।